है हम कौशल। आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, जिसमें सुभाष चंद्र जी का बहुत बड़ा रोल था एंड मतलब उन्होंने ही बहुत चीज़ें करवाई इसके बारे में। एंड ये सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसके डिटेल में, इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उन्हें डिस्कस करेंगे और वीडियो में कोशिश करूँगा क्रिस्प रखने की। बाकी देखते हैं कितनी बड़ी बनती है, क्योंकि मैं एक बार बोलने लगूँ तो। चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 कटक, ठीक है, उड़ीसा में। एंड वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे वो फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर पढ़ने नहीं गए इन द सेंस वो पेपर देने गए। कौन सा? सिविल सर्विसेज का। तुम कहोगे भाई सिविल सर्विसेज यूपीएससी? हाँ, यूपीएससी को उस टाइम भी यूपीएससी नहीं कहते थे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते थे। एंड वो तुम्हें पता होगा, इसके बारे में भी काफ़ी मतलब चीज़ें हुई थी इससे पहले। ये 1920s 1919 की बात है, ठीक है। तो तब क्या था कि यहाँ पे इंडिया में वो पेपर होता नहीं था, उन्हें बाहर जाके देना पड़ता था एग्जाम वो। तो बाहर जाके इंडिया के लिए अगर आपने एग्जाम देना है, ठीक है, इंडिया में ही सर्व करना है, फिर भी बाहर जाके इंग्लैंड में जाके वो पेपर देके, तो वहाँ गए, एग्जाम दिया। एंड पहले तो वहाँ पे रहना ही मुश्किल है, ठीक है, पैसे वगैरह की भी दिक्कत होती है। एंड वो हमें ऐसा सुप्रीम अपने आप को ऐसा दिखते थे, तो वो भी एक चीज़ थी। तो वहाँ पे जाके रहना, उस पेपर को क्रैक कर लिया एंड बाद में नौकरी छोड़ दी। क्रैक करते थोड़ी पता नहीं हम वहाँ पे मतलब नौकरी करी नहीं, बट उनको मिल गई थी, ठीक है, पोस्ट मिल गई थी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब वो क्यों? उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं साइड बाय साइड ब्रिटिशर्स के अंडर काम भी कर रहा हूँ और साइड बाय साइड मैं अपना दिल और जान से इंडिया की आज़ादी की या फिर इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ये बोलना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। मैं एग्जैक्ट लाइन से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आई डू नॉट थिंक दैट वन कुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश आइडियट्स ऑफ इंडिया ऑनेस्टली, हार्ट एंड सोल। अब तुम कहोगे ये बहुत बड़ी बात क्या है? ठीक तो है, बाकी ने भी तो बोल दिया। उस टाइम पे ये स्वराज जब मिल गया उसके बाद की बात नहीं है, सॉरी 1930s जब वो बात हो गई ये स्वराज चाहिए हमें, वो बात नहीं है, उससे पहले 1920 में कह दिया, 1920 में। एंड तब क्या कहा कि मैं ये नहीं कर सकता कि मतलब उनको भी साथ में उनके अंडर भी काम कर लो और इंडिया का भी फ़ायदा देख लो। क्यों? अब ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे वो तो ब्रिटिशर्स यही दिखा रहे थे ना कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों अलग चीज़ें हैं। उस टाइम पे जब वो मतलब बच्चे ही थे उस टाइम पे, उन्होंने कह दिया ये अलग चीज़ है भाई, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो मैच्योर थे एंड काफ़ी सही थे, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उसके बाद रिलेशन एंड रिफ्ट विद कांग्रेस, ये रिफ्ट हम बाद में पढ़ते, पहले हम जानते हैं कि उन्होंने जान में कैसे आए, ठीक है। तो अब पहले क्या हुआ कि ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई ना, तो मैंने कहा कि 1920 में उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। 1921 में शुरू हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तुम बताओगे किस में? 20-21 में। तो तब वो बहुत अट्रैक्ट हुए, उन्होंने काफ़ी ऐसा किया। पर जब उन्होंने गांधी जी ने बंद कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो मैं पता चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया, तो उसकी वजह से वो काफ़ी मतलब ऐसे गुस्से हो गए उनसे। गुस्से इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ऐसे लड़ने लगे, बट उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये गलत किया। 1-2 मतलब कितनी मौतें हुई थी, वो 20-30 जितनी भी मौतें हुई, ठीक है, हमें दुख है उस चीज़ का, पर उसकी वजह से पूरे देश का फ्यूचर आप खतरे में डाल रहे हो, वो भी तो गलत है ना। ठीक है, हम अफसोस मनाते हैं, वो गलत हुआ, हम रोकेंगे आगे से, पर इतना अच्छा जो मूवमेंट जा रहा है इसे रोकना भी सही नहीं है, ठीक है। पर उन्होंने गांधी जी के अपने कुछ वैल्यूज़ थी, थॉट्स थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से उनको कहा, मुझे कहा कि मतलब गांधी जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, पूरी इंडिया का सवाल है ऐसे से। तो तब थोड़ा ऐसा ये अलग हो गए, अलग इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत लड़ाई हो गया कुछ, बट समझ रहे हो ना। तो फिर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई 1930 में, वो फिर आए, फिर उन्होंने पार्ट लिया, क्योंकि इंडिया की भलाई तो दोनों ही चाहते थे, ठीक है। सब लोग, ये कांग्रेस भी इसी का ही काम कर रही थी। अब कुछ मिनिस्टर बीच में से तुम कहोगे भैया ये तो नहीं, मैंने तो सुना है इनकी कॉन्स्पिरेसी की, ये तो अपना ही फायदा देख रहे थे, ये कर रहे थे। देखो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे किसी का भी नाम ले दूँ, मैं कहूँगा गांधी जी गलत थे, मैं कहूँगा सुभाष चंद्र बोस जी गलत थे, मैं कहूँगा नेहरू जी, मुझे नहीं पता। मैं उस टाइम पे एज सच पहला तो नहीं हुआ था, ठीक है। जो मैं सोर्सेस से पढ़ रहा हूँ वही है, वही चीज़ें आप जो चीज़ें हमारे सामने रखी जाती है हम पढ़ लेते हैं। कौन सही है कौन गलत है हमें ज़्यादा एज सच हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थोड़ा बहुत है, अपनी थॉट्स रखने चाहिए, ठीक है। तुम जिस भी तरफ थोड़े बहुत इंक्लाइंड हो, होता ही हर कोई होता है, मैं भी होऊंगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी। अब इसके बाद हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते ही रहते हैं हर वीडियो में। पर अब क्या हुआ कि 1938 हरिपुरा, अब मैंने ना तुम्हें पिछले से पिछले चैप्टर में एक चीज़ बताई थी, पिछले चैप्टर में आई थिंक। तो जब ये क्या हुआ, जब ये सब क्विट इंडिया मूवमेंट ये वो, तुम अगर सारे लीडर्स को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था, तो फिर ये तुम कह रहे थे ना ये कैसे फैला, ये चीज़ शुरू कैसे हुई? शुरू होने से पहले ही नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट लोगों को अरेस्ट कर लिया था, बड़े बड़े लीडर्स को। तो शुरू इसलिए हुई, मैंने तुम्हें एक चीज़ कही थी कि उन्होंने गाँव गाँव जाके पहले ही प्रचार कर दिया था कांग्रेस ने कि ये होने वाला, ये होने वाला। अब ये कैसे किया? तुम देखोगे कि जो 1934-35 तक ना बहुत बड़े बड़े देशों में कांग्रेस की बैठकें होती थी, मीटिंग्स होती थी, ठीक है। साल में जो एक बहुत बड़ी मीटिंग होती थी, वो कभी कोलकाता में होनी, कभी सूरत में होनी, सूरत स्प्लिट सुना होगा तुमने, कभी लाहौर में होनी, ये सब बड़े बड़े शहर। लेकिन
37, 38, 39 ऐसे और कुछ मतलब 36 भी उन्होंने विलेजेस में करनी शुरू कर दी। तो छोटी छोटी, जैसे अब ये वाला हुआ था, कहाँ हुआ था, बॉस वॉज इलेक्टेड, ठीक है, गुजरात में जो हरिपुरा, ये सूरत के पास है हरिपुरा आई थिंक, तो वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब तुम लोगों की बुक से देख के बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसे हर चीज़ याद नहीं रहती। ठीक है, तो वो उन्होंने इसलिए किया था कि हम ऐसे जाके शुरू करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था। अब 38 में ही वॉज मतलब यूनानिमसली, मतलब सब ने उनको वोट किया। यूनानिमस होता है ना, सबके एग्रीमेंट से, कोई भी उनके अगेंस्ट एक बंदे ने भी वोट नहीं डाली, वो मैं कह रहा हूँ। तो उनको सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बना दिया गया, कांग्रेस का लीडर तो पहले ही थे, मतलब प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस। ठीक है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो 1 साल का होता है ना, पूरा 1 साल वो रहेंगे, अगले साल फिर कोई आएगा, फिर बदलेंगे, ये सब करेंगे। तो अगले 1 साल में उन्होंने काफ़ी चीज़ें करी। ठीक है, काफ़ी बैठ के उन्होंने इंडिया की यूनिटी वगैरह पे फोकस करने को कहा। एंड ही लेड स्ट्रेस ऑन द नेशनल प्लानिंग यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस फॉर द नेशनल स्ट्रगल, तो ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये याद कर लेना, मतलब ये बहुत कम एग्जाम में आता, बट आ सकता है। ठीक है, मेरे टाइम पे प्री बोर्ड में आया था वैसे। चलो एनीवेज, All India National Planning Committee was formally inaugurated by Bose at Mumbai in December 1938। डेट नहीं आएगी, ठीक है, डेट इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1938 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो ही प्रेसाइडेड ओवर, ठीक है, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना प्लानिंग कमेटी उन्होंने इनागोरेट करी थी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, ठीक इन द सेंस कुछ लीडर्स, अब इनके देखो पॉलिटिकल व्यूज़ तो अलग ही थे, वो तो हमें पहले ही पता लग गया जब जैसे गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वो छोड़ दिया कि हम नहीं करेंगे इसके आगे, थोड़ी देर के लिए मूवमेंट को रोक देते हैं, तो ये तो पहले तभी नाराज़ हो गए थे। तो इतना तो हमें पता ही है कि गांधी जी और इनके वैल्यूज़ जो थी, वैल्यूज़ कह दिया, व्यूज़ थे मोस्ट चीज़ों को लेके, वो सिमिलर नहीं थे, ठीक है, बदले हुए थे, डिफरेंट थे। अब ये 1 साल में, मतलब इससे पहले भी हो रहा था, बट बेसिकली मेनली इस 1 साल में क्या हुआ, 1938 और 39 के बीच में क्या हुआ कि इनके ना गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी ऐसे डिफरेंसेस पैदा होने लगे। सबसे पहला डिफरेंस तो यही था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे ये चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी करने लग जाओ, अभी तो पहले ब्रिटिशर्स को ही करना, बट उनके व्यूज़ थे कि आज़ादी के बाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ही वॉन्टेड के इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जैसे रशिया में ही वॉज, मतलब बहुत ही ना प्रभावित, तुम कह सकते हो, वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोवियत यूनियन। रशिया तो चलो नहीं खैर उस टाइम पे, बट सोवियत यूनियन से ऐसा थे कि भाई ये अच्छा कर रहा देश, ठीक है, अपने लोगों को, अपने वैसे भी ग्लोबल स्केल पे भी, तो इससे इंस्पायर होते थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉपी कर दो, बट काफ़ी इंस्पायर हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और काफ़ी लोगों का फायदा हो रहा है। सो ही वॉज लाइक अ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्सन। गांधी जी कहते थे नहीं ठीक है, हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, ये करना वो करना, दोनों यही चाहते थे। पर गांधी जी कहते थे नहीं यार, विलेजेस में ना सेल्फ सफिशिएंट विलेज बना दे हम, कि विलेज में वो खुद अपना खाना उगा पाएँ, खुद ही कर पाएँ, तो अंदर ही अंदर रखें। ही वांटेड कि नहीं जी एक्सपोर्ट हो पूरा, हम ग्लोबली पूरे अच्छी इकोनॉमी बने, ये वो करें। गांधी जी वांटेड कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, जो हमने उगाया हम ही खाएं, हम ही सब प्रोड्यूस करें, सेल्फ गवर्नेंस, ये वो पूरा वो सेल्फ, कि हम ठीक है हम खुद को गवर्न करेंगे पर खुद के लिए ही करेंगे, खुद खाना बना रहे हैं तो खुद के लिए ही बना रहे हैं। तो वो जब चीज़ें थी। अब इसके बाद एक और था कि ही वांटेड कि सोशलिस्ट जो सुभाष चंद्र बोस है ना, ये थे कि सोशल इनइक्वालिटी को मिटाने के लिए, जो इतना पुअर अमीर गरीब हो गया है, इसको करने के लिए हमें ना, वैसे तो ही ऑल्सो वांटेड कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ये मैंने काफ़ी सोर्सेज से पढ़ा है, ठीक है, बुक में तुम्हारी नहीं होगा शायद, कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। दोनों यही चाहते थे, डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस साइड के हमें आज़ादी के कुछ साल, 5-10, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कोई बोल रहा, कहीं मैंने पढ़ा, बट वो कुछ साल आज़ादी के हम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी करेंगे तो लोग वोट करेंगे, ये वो पता नहीं सही हो पता नहीं गलत हो। एक बंदे, 2 बंदों के पास, लीडर के पास पावर होनी चाहिए कि वो ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें, सोशल इनइक्वालिटी जो है उसे कम कर दें। तो वो गल्फ जब कम हो जाएगा ना, अमीर गरीब का फ़र्क कम हो जाएगा, हम तब डेमोक्रेसी की तरफ चलेंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे। पर अभी थोड़ी बहुत तुम कह सकते हो तानाशाही, मतलब वो लेवल की नहीं, बट थोड़ा उसके एक बंदे के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरे हाथ में, बट ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें कहा रशिया से काफ़ी प्रभावित है वगैरह, तो वो सब था कि लोगों की सहायता दोनों करना चाहते थे, पर वो एक तरीके से, वो अलग तरीके से। उसके बाद ये था कि बोस जब ना वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो गांधी जी क्या करते हैं, तुम्हें कहा ना प्रेयर पिटीशन वगैरह वो सब भी पहले करना, अच्छे से लिख के एक एक चीज़ बता देनी कि वो समाधान करेंगे, ऐसे नहीं, चाले चलो। ब्रिटिशर्स ने, हमारे कोई दोस्त नहीं है जो उनको एक एक चीज़ शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे भाई हम चाल चलेंगे उनके खिलाफ, उनको हम ये बताएंगे, वो बोलेंगे, करेंगे कुछ और ऐसे करके, तभी हम उनसे लड़ पाएंगे, तभी हम उनसे जीत पाएंगे। और ये थोड़े थे भी वॉयलेंट विचार के, वॉयलेंट ऐसा नहीं कि लड़ने लग जाओ, बट ऐसा कि अब बहुत देर होगी, पहले ही मानते थे, ठीक है, तुम्हें कहा कि नॉन कॉपरेशन में भी साथ दिया, ये किया वो किया, पर इतनी देर जब आज़ादी नहीं मिली 1938-39 तक, तो वो कहते हैं यार थोड़ा रेडिकल अप्रोच रखना पड़ेगा हमें, थोड़ा मतलब
इतना नहीं कि मारने मुरने लग जाओ, बट ऐसा नहीं कि यार सिर्फ हम अपना के हम यहाँ पे बैठ गए हैं अब हम आज़ादी ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमें कुछ एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे डिफरेंट तरीके के। और मतलब छोटी छोटी अब सोशल भी उनके खिलाफ ऐसा था कि सुभाष चंद्र बोस वांटेड के इक्वल मैन वुमेन इक्वल, ठीक है। तो मैं कहा नहीं ये थोड़े लिबरल बाहर के भी थॉट्स ऐसे रखते थे वगैरह, पूरी दुनिया के सुनते थे। तो सुभाष चंद्र बोस के मैन और वुमेन इक्वल है, ठीक है। गांधी जी भी यही कहते थे, ऐसा नहीं कि वो मैं कह रहा हूँ उन्होंने, पर वो थे कि वो ऐसा ज़्यादा मानते थे कि जो वुमेन होती है ना, जो लड़कियाँ होती हैं वो घर के लिए होती हैं, जो घर के काम नहीं कर सकते वो पुरुष नहीं इतना अच्छे से कर पाते, वो कुछ ऐसी आइडियोलॉजी टाइप थी। और सुभाष चंद्र बोस ने इसी वजह से, तुम्हें आईएनए में पता लगेगा कि वहाँ पे एक पूरी लड़कियों का, सिर्फ लड़कियाँ, पहली बार पूरी दुनिया में कोई भी लड़ाई में ऐसे लड़कियों का ऐसे रेजिमेंट नहीं बना था कि लड़कियाँ लड़ी नहीं थी। सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने किया कि हम एक फीमेल रेजिमेंट बनाएंगे, उसमें हम मतलब लड़कियाँ जो है हमारी वुमेन जो है वो भी वॉर में लड़ेंगी। तो दैट वाज अ बिग थिंग, ठीक है। आईएनए में उन्होंने इंडिया को भी प्रपोजल दिया था ये कि हम पहले इंडिया में करते हैं, बट तब किसी ने सुनी नहीं, तब हुआ नहीं। तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंसेस थे। उसके बाद त्रिपुरी सेशन 1939 में कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। और यहाँ पे काफ़ी कुछ होगा, ठीक है। तो त्रिपुरी सेशन था, यहाँ पे और ऐसे डिफरेंसेस पैदा हो गए, ठीक है। काफ़ी लीडर्स वगैरह ने अपोज किया। यहाँ पे तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं थी, सब ने ही सुभाष चंद्र बोस को वोट डाली थी। 1939 में वो फिर से खड़े हो गए। और उस टाइम पे ये बहुत कम था कि कोई लीडर खुद को फिर से इलेक्ट करेगा कि मैं दूसरी बार एक ही, जैसे 38 में उसके साथ ही 39 में फिर से बनूंगा। हुआ था, ठीक है। सॉरी, नेहरू जी बने थे, ठीक है, 38 में, पर वो कुछ अलग कंडीशन से ऐसा वो मानते थे कि अब नहीं होगा, ठीक है। तो वो अलग चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता। बट 1939 में ऐसा उन्होंने, वैसे वो ऐसा देखा नहीं जाता किसी और को बनाओ, तुम क्यों बन रहे हो फिर से, और ओपोजिशन भी काफ़ी आ गया था। सो या एज ब्रिटेन, अब ये पॉइंट बच्चों को समझ नहीं आता। जब ब्रिटेन ने डिफ़िकल्टीज फेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ठीक है। और तुम्हें पता है कि कौन कौन था, जर्मनी अलग थी, वो सब अलग थी, तो ठीक है, जर्मनी के अगेंस्ट था ब्रिटेन। तो अब क्या हुआ बताओ? अब सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा एज एन इंडियन के इंडिया के लिए, भाई हम ना कोई ब्रिटिशर्स के दोस्त नहीं है, हम इनके वैसे ही गलत माहौल चल रहा है इनका, ठीक है, बुरा टाइम चल रहा है, हम भी अटैक करते हैं, ये वैसे ही बहुत वल्नरेबल हुए हैं, निकल जाएंगे, ये एक और अटैक सह नहीं पाएंगे, हम लड़ते हैं तो सही, लड़के तो देखें। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। उन्होंने सपोर्ट भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि बंदे भेज दिए जाओ लड़ो ब्रिटिशर्स के लिए, वो भी मना कर दिया था, ठीक है, वो क्विट इंडिया से पहले जब हुआ था। पर उन्होंने ये भी मना कर दिया कि हम ऐसे एज सच विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने जैसे यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है कि गांधी जी वांटेड टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश एंड ही वाज अपोज्ड टू द वॉर नेशनल स्ट्रगल ड्यूरिंग द वॉर, बोस वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द ब्रिटिश। तो ये भी उन दोनों के ऐसे आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस थे काफ़ी, एंड वो दिख भी रहे थे। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है? रिफ्ट विद द कांग्रेस। अब गांधी जी के साथ रिफ्ट था, मतलब ये नहीं कि लड़ाई थी, ही मतलब दे बोथ रिस्पेक्टेड ईच अदर, ठीक है। तुम्हें आगे पता लगेगा कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आईएनए था उसमें भी नेहरू रेजिमेंट बनाया था, गांधी रेजिमेंट बनाया था, सुभाष रेजिमेंट बनाया था, तो वो ऐसा रिस्पेक्ट थी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने ही रेडियो पे पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बुलाया था, राष्ट्रपिता बुलाया था, ठीक है। ये तुम नहीं पता कहीं को, तुम्हें बता दूं, बोस वर्सेस गांधी जो करते हैं, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे डेफिनेटली, बट वर्क तो एक ही साइड पे था ना कि हम करेंगे। अब मुझे तो सुभाष चंद्र बोस आई लव हिम, ठीक है। मुझे ये चैप्टर इतना सही लगता था जब मैं पढ़ता था, बाकी सब चैप्टर बोरिंग निकल रहे। आईएनए जी अब देखता हूँ, पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा ये चैप्टर। और मेरा एक और दोस्त है मेरा, अब हम अलग अलग जगह पे हैं, पहले एक ही जब क्लास में थे उसे भी ये पहुँचता, तो हम इसी चीज़ पे इतनी बातें करते होते थे ना कि आईएनए नहीं किया, वो किया, मज़ा आता है। से आप वैसे वो नहीं देख रहा होगा वीडियो, तो अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट। एनीवेज, रिफ्ट इन द कांग्रेस। अब कांग्रेस में अलग अलग हुए, ये मैं ये बुक से ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें समझ आना चाहिए अच्छे से क्या क्या लिखा है। एट द त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1939 गांधी जी ट्राई टू डिसुएड सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम स्टैंडिंग फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर अ सेकंड टाइम। जैसे मैंने बोला, दूसरी बार खड़ा होना सही नहीं माना जाता था वगैरह से। डिसुएड मतलब कि परसुएड करना, कोई काम ना करने को। बोस हाउएवर डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट द सेकंड टाइम एंड गांधी जी चॉइस फेल अपॉन द पट्टाभी सीतारमैया उन पे, मतलब गांधी जी ने कहा कि मेरी सपोर्ट इनको है, ठीक है। अब गांधी जी ने ऐसा पब्लिकली कह दिया, तो गांधी जी भी कोई कम फिगर नहीं थे उस टाइम पे, बहुत उनकी पॉपुलैरिटी थी। तो बाकी लीडर भी सोच में आ गए कि मतलब पहले तो वो बोस को यूनानिमस वोट गई थी, किसी ने भी उनके अगेंस्ट नहीं डाली थी, पर अब एक कैंडिडेट गांधी जी के
मतलब उनकी तरफ से खड़ा हो गया तो ऑब्वियसली कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। हाँ, कहाँ पे था? He put his full weight in the nominee favor during the contest. Bose won a majority of votes. Gandhi declared the defeat of the Bose rival was his own defeat. तो अब क्या हुआ यहाँ पे समझना, उन्होंने पूरा ऐसे कर दिया, जोर लगा दिया, ठीक है, गांधी जी ने इलेक्शन पे कि मैं इसको जिता के रहना है, मैं जिता के रहना। अब इलेक्शन में फिर भी बोस जीत गए। गांधी जी खड़े थे सामने, मतलब गांधी जी का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था, उन्होंने इतनी सपोर्ट करी, पर फिर भी उस टाइम पे तुम देखो पीक पॉपुलैरिटी थी बोस की कि सुभाष चंद्र बोस वॉन द इलेक्शंस। मतलब उस टाइम पे तो गांधी जी लोग कहते हैं ना हुई थी, फिर भी सुभाष चंद्र बोस वॉन, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा था 1500 वोट सुभाष चंद्र बोस जी की थी और 1300 जो पट्टाभी जी थे उनको डली गई। हाँ, तो अब क्या हुआ, गांधी जी ने कह दिया कि जो मतलब सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़ा है इसकी हार मेरी हार है। और मतलब गांधी जी कैसे नाराज हो गए कि मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस 13 मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजाइंड। अब यहाँ पे इतना रिफ्ट पैदा हो रहा था तो गांधी जी के भी सपोर्टर्स थे, 13 लोगों ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। ऐसा जीत तो सुभाष चंद्र बोस गए थे, लेकिन देन अ रिक्वेस्ट वाज मेड टू द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट अ वर्किंग कमेटी अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ गांधी जी। मेजॉरिटी ऑफ द डेलीगेट्स वर सपोर्टेड वाज रिकन्फर्म देयर कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। अब ऐसा कुछ हुआ, थोड़ा बहुत ये सब चला, ठीक है। एक मेंबरशिप बनाने की अपील करी गई कि हम एक अलग कमेटी बनाते हैं, ये सब करते हैं, मतलब उसके बीच में ही, ऐसा नहीं कांग्रेस से अलग, बट कमेटी बनाते हैं। तो तब क्या हुआ, गांधी जी के जो सब पहले बोस के सपोर्ट में थे तो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि नहीं यार गांधी जी को भी नाराज़ नहीं करना, वही चले गए। तो लोगों का सपोर्ट तो गांधी जी के साथ था ही, तो फिर वो कहते नहीं ऐसे नहीं करना, हम उनके साथ ही आते हैं ऐसे। तो थोड़े और रिज़ाइन करके कुछ लीडर्स ने वापस उधर चले गए। दिस क्रिएटेड अ डेडलॉक बिटवीन बोस एंड गांधी जी। गांधी जी विंग बिकेम टू अपोज द प्रेसिडेंट, मेक इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू फंक्शन, बोस रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंट। अब वो बन तो गए, ठीक है, सब बढ़िया तो खैर क्या ही लड़ाई हो गई, पर 1939 में बन गए वो। पर उसके बाद ना गांधी जी के जो सपोर्टर्स थे वगैरह, उन्होंने कांग्रेस मतलब ऐसा इनफंक्शनेबल बना दी, डेडलॉक हो गया। उनकी आइडियोलॉजी से वो नहीं मान रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी से वो नहीं मान रहे थे। तो जो बोस जी सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हम ये करते हैं, वो ऐसे सिर तो हिला देते थे, ठीक है। एक्चुअल करने की बारी आती थी वो नहीं करते थे, बिकॉज वो उनकी आइडियोलॉजीज ही अलग थी, इनकी अलग ही थी। तो फिर तुम समझ रहे हो ना, ऐसे फोर्स किया जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा काम। तो फिर उन्होंने काम बंद कर दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं भी नहीं काम कर पा रहा और ये भी नहीं कोई कर रहा, देश मेन तो देखो ऑब्जेक्टिव देश का ही था ना। तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन, अपना कांग्रेस से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड आगे हम पढ़ेंगे वैसे क्या हुआ। सो प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस फेल्ट अ नीड कि यार लेफ्ट विंग जो है ना कांग्रेस की, जिनके थोड़े से अलग विचार हैं इन लोगों से, उनको मतलब क्योंकि देखो इतना कुछ हो गया, उनकी तो सुनी नहीं जा रही थी इतनी एज सच। तो उन्होंने कहा कि हमें एक अपनी ही बीच में एक ब्लॉक सा बनाना चाहिए, कांग्रेस के बीच में, ऐसा नहीं कि अलग कुछ कर दिया, नहीं, कांग्रेस के बीच में उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। नाम से पता लग रहा है कि वो आगे की सोचते थे, ऐसा नाम, ठीक है। अब ये बना था कुछ 3 मई को, ठीक है, 3 मई को। अब ये तुम देखोगे 29 को उन्होंने रिज़ाइन किया था, 29 अप्रैल को उन्होंने रिज़ाइन किया और 3 को उन्होंने पार्टी बना ली। ऐसे होते हैं काम फिर लीडर्स के, ठीक है। तो ये हुआ। अब 3 ये मैंने मई लिखा है। तो जैसे तुम कहते हैं ना कि बाहुबली में तुमने देखा होगा कि वो चाहे राज्य में रहे और चाहे ऐसे नॉर्मल प्रजा में, राजा ही है, ठीक है, वो वहाँ पे भी ऐसी फील लगे। तो सुभाष चंद्र बोस चाहे प्रेसिडेंट नहीं, पर यहाँ पे रह के भी ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे चीज़ें की। अभी देश से बाहर जाएंगे तब भी ऐसे काम करेंगे कि मतलब मज़ा आएगा सुन के, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसे काम कर रही थी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये मैं तुम्हें बुक से एक बार रीड करवा देता हूँ। बाकी ये तुम्हें याद करके लिखना होता है, अपनी भाषा ज़्यादा इसमें प्रयोग मत करना, नॉर्मल चीज़ों में कर सकते हो, इसमें थोड़ा ये याद ही कर लेना पॉइंट। सो फॉरवर्ड ब्लॉक इमीडिएट लिबरेशन ऑफ इंडियन सपोर्टर वर्कर्स बेस्ड ऑन यूएन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। फॉरवर्ड ब्लॉक वुड वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन्स, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी तुम्हें पता है ना, ऐसे कि कर्जे लेके वो करना, फिर उसका टैक्स भी भरना, सब करना, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम, न्यू मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, वो सब शुरू करना, वो भी उन्होंने काफ़ी ऐसा सोचा था, इस चीज़ में हम करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव तो ये 3 है, याद करके लिखना। ये याद मतलब ऐसा अपनी भाषा में 1-2 शब्द इधर उधर हो गए कोई बात नहीं, पर मेन जैसे एबॉलिशमेंट ऑफ द जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशमेंट नहीं आ जाए तो कुछ और शब्द लिख देना, बस ये उस लाइन से ये पता होना चाहिए कि जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट, उसको ख़त्म करना, ठीक है। और तुम लिख दो विद के एवोल्यूशन जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, वो फिर गलत हो जाएगा, राइट। सो अब अरेस्ट, why he was and how he was arrested. In July 1940 Bose was arrested under the defense of India rules. He went on a hunger strike. अब जुलाई 1940 में he was arrested क्योंकि कुछ कोलकाता में ऐसा कुछ ये फॉरवर्ड ब्लॉक का कुछ पार्टी का सीन चल रहा था, सीन कुछ मैंने हुआ था, ठीक है, एग्जैक्टली छोड़ो, बट
उन्होंने ब्रिटिशर्स को तो देखो मौका ही चाहिए, ठीक है, बात तो ये है, तो इतनी वो है तो उन्होंने अरेस्ट कर दिया। पर ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, उन्होंने वो भूख हड़ताल पे चले गए, जिस दिन अरेस्ट हुए उसी दिन भूख हड़ताल पे चले गए, ठीक है। तो मैं कहा टाइम नहीं लगाते थे, जैसे 3 दिन में पार्टी बना ली, पार्टी मतलब फॉरवर्ड ब्लॉग बना लिया, ऐसे ही। उसके बाद एज हिज हेल्थ वॉज डिक्लाइनिंग रैपिडली द गवर्नमेंट रिलीज हिम, उन्होंने कुछ खाया नहीं, 7 दिन के बाद उनको निकाल दिया, ठीक है, मतलब रिलीज़ कर दिया। अब ये एक बार गांधी जी के साथ भी हुआ था, गांधी जी ने काफ़ी बार ऐसा किया हुआ, बट लास्ट में जब गांधी जी ने किया था तो उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, मैं मतलब नहीं किया उन्होंने, ठीक है। जब क्विट इंडिया मूवमेंट थोड़ा ढीला पड़ गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर मर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कोई बात नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी करने लगे थे उनके फ्यूनरल वगैरह की, तो वो एक उल्टा ही चीज़ हो गई थी, पर यहाँ पर उन्होंने उनको रिहा कर दिया। सो देयर आफ्टर ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन कोलकाता, तो उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया गया था उनको, क्योंकि नज़रबंदी, घर के अंदर ही रहेंगे ये सब। बट इन जनवरी 1941 एल्यूडिंग पुलिस विजिलेंस, एल्यूडिंग मतलब पुलिस का जो इतनी स्ट्रिक्टनेस थी, अलर्टनेस थी, उसे अवॉइड करते हुए, उससे भागते हुए ही एस्केप्ड फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से भाग गए। अब ये भी कुछ ग्रेट एस्केप से बोला जाता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था मुझे जैसे मैंने कहा मैं जिंदा तो नहीं था, बट फिर ऐसा था कि उन्होंने अपने पठान जैसा एक सूट अप कर लिया, अपने आप को पूरा ऐसा बना लिया था, भेष अपना ऐसा बना लिया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी उगा ली थी, और वो अपनी घर की मतलब कोई अलग गाड़ी से निकल गए थे, एंड किसी को, पुलिस को पता नहीं लगा। एंड ऐसा नहीं है कि इधर से निकल गए इंडिया से बाहर, नहीं, मुझे काफ़ी शौक हुआ था सुन लिया, कोलकाता से पेशावर तक गए, मतलब पाकिस्तान अब तब तो नहीं था, बट वहाँ तक गए, तो पूरे रास्ते में तो ब्रिटिशर्स ही थे, किसी ने नहीं पहचाना। वहाँ पे गए, पेशावर गए, फिर वहाँ से मतलब 1-2 देशों में जाके इटली गए, फिर वहाँ से रशिया, ठीक है, वहाँ से बेसिकली पहुँच गए। सो क्या है ट्रैवलिंग थ्रू पेशावर एंड रशिया ही रीच बर्लिन, तो पहले रशिया में गए थे, पर वहाँ पे ज़्यादा कोई बात बनी नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने ज़्यादा एज सच उनको आश्वासन नहीं दिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे या कुछ करेंगे, ठीक है, देश को आज़ाद कराने कुछ उन्होंने कुछ कहा। तो ही रीच्ड बर्लिन, बर्लिन का जर्मनी। The Indian community in Germany welcomed him as their leader Netaji and greeted him with Jai Hind. He frequently urged his countrymen on the radio to rise in the arms against the British. He also founded the 5 free centers in Rome and Paris. ठीक है, तो ये सब तो किताबी बातें, ये सब जो हुआ था, ठीक है, वहाँ पे चले गए। लेकिन यहाँ पे एक और जो चीज़ है तुम्हें नहीं बताई गई, ग्रेट एस्केप, पता है क्या हुआ? अब अपने आप को पठान अगर बना लिया, तो जब पाकिस्तान गए या उन रीजन्स में गए, तो वहाँ पे तो पठान ही रहते हैं, वो तो पहचान ही जाएंगे, वो तो पकड़ ही लेंगे कि ये है कि नहीं, ठीक है, बोलचाल से ही पता लग जाता है बंदे। तो उन्होंने एक और नाटक किया, ऐसा नहीं पठान बन गया कि वो गूंगे और बहरे हैं, ना वो कुछ बोल सकते हैं ना वो कुछ सुन सकते हैं, ठीक है। तो समझ लो पूरा एक इतना प्लान, द ग्रेट एस्केप इसलिए बोलते हैं इसे, ठीक है। तो वो चीज़ पूरे तगड़े लेवल पे एग्जीक्यूट की गई एंड ऑब्जेक्टिव अरेस्ट करके वो निकल गए, ठीक है, ही एस्केप्ड। एंड अब हम इवेंट्स इन साउथ ईस्ट एशिया पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है? यही ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी गए वहाँ पे, जापान गए और वहाँ पे ये सब शुरू हुआ, नहीं, वहाँ पे चल रहा था, इनको मौका दिखा, उनको लीडर दिखा, चले गए कि देश को आज़ाद कराने का मौका है। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि मैं उधर जाऊंगा तो कुछ हो सकता है, उनको लगा कि अगर ये इतना बड़ा लीडर आ जाएगा तो हम भी मतलब उनको एक्सपीरियंस है लीडरशिप का, ये सब करने का, तो हमारा फ़ायदा होगा, उधर चले गए इंडिया। अब वो कैसे कैसे हुआ, INA कैसे बनी, फिर पढ़ते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द वॉर इन द साउथ ईस्ट एशिया 1941 caused a great stir among the Indians in those regions. Indians living in territories captured by Japan organized themselves into association with the objective of contributing to the liberation of India and serving the interest of the overseas Indians during the critical period. One of these associations was born with the idea of the Indian Independence League and a definite shape was given to it. अब देखो वहाँ पे क्या वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है यहाँ पे। अब वर्ल्ड वॉर वैसे तुम आगे पढ़ोगे, इस चैप्टर में नहीं, अगले में भी नहीं पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ना शुरू करोगे, पर बेसिकली इस टाइम के साथ साथ ही वो हो रहा है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, बट वो उसके साथ ही रहा है, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अब स्पेलिंग गलत है तो कुछ बोलना मत, पता नहीं तो मैं समझ भी आएंगे कि नहीं। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन गई थी। वहाँ पे देखो जैसे जैसे जापान जीती जा रहा था वहाँ के छोटे छोटे एरियाज़ को जो ब्रिटिश के पहले ऑक्यूपाइड थे वगैरह सब, तो वहाँ पे इंडियन भी थे, इंडियन लोग को पहले जो प्रिजनर्स बनाए हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने अपने आप को एक ऐसे अलग अलग संगठन बनाने शुरू कर दिए। एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई कि हम, वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट ही थे बेसिकली, तो फिर उन्होंने कहा कि हम इनके थोड़ा चलते हैं। अब अ डेफिनेट शेप वाज गिवन टू दिस आइडिया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कि हम इंडिया के बाहर इकट्ठे होकर कुछ कर पाएँ, इसको शेप दी गई राश बिहारी बोस हु लिव्ड इन सिंगापुर आफ्टर एस्केपिंग फॉर इंडिया। तो इनको भी कुछ ना मतलब कुछ कर दिया,
इन्होंने कोई ना ऐसे बहुत वाइस रॉय वगैरह कोई था, उससे ऐसे बॉम्ब बूम फेंक दिया था, तो उसमें अरेस्ट करने लगे थे, पर वहाँ से भाग आए थे, वो निकल आए थे जापान और वहाँ पे शादी वगैरह करी थी और वहाँ पे रह रहे थे। वहाँ पे इंडिया के लिए हालांकि काफ़ी कुछ कर रहे थे, पर एक सेटल्ड लाइफ थी, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए फिर से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। सो डेफिनेट शेप किसने दी? रास बिहारी बोस ने, ठीक है, नॉट सुभाष चंद्र बोस। स्टार्ट अगर तुम्हें पूछा जाए तो रास बिहारी बोस, या फिर अभी मोहन सिंह आएंगे, वो हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं INA के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी। अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं समझा देता हूँ आगे, पर अभी हम इतना बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वाज कंसीव्ड इन मलाया बाय मोहन सिंह, एन इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ही डिसाइडेड नॉट टू जॉइन द रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी एंड इंस्टेड वेट टू जापानीज फॉर हेल्प। अब क्या हुआ, जो मोहन सिंह था ना, ही वॉज अ ब्रिटिश इंडियन आर्मी का बंदा, ठीक है, इंडियन ऑफिसर था इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब वहाँ पे वो हार रहे थे वो लोग, तो ये वापस जा रहे थे जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो मोहन सिंह ही स्टूड देयर, वो वहाँ पे रुक गया। एंड उन्होंने जो जापान के बंदे से जो आ रहे थे उनको कहा कि भाई, उन्होंने मतलब हेल्प मांगी है, ऐसा कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही है, मोस्ट इंडियंस, ठीक है, सभी थे, ठीक है। तो यहाँ पे ही आते हैं एक मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह कहाँ गया? अब मलाया, ठीक है, कंसीव्ड इन मलाया। कंसीव्ड का मतलब ऐसे तुम कहोगे प्रेग्नेंट होना वगैरह सब होता है, पर नहीं, कंसीव्ड मतलब आइडिया आया ऐसा कि हाँ हम कर सकते हैं। The Japanese had till then only encouraged civilian Indians to join anti-British organization but had no concept of forming a military wing consisting of Indians. देखो, जापान उस टाइम पे ये तो कहती थी कि जो इंडियंस हैं ये एंटी ब्रिटिश कॉरपोरेशंस में चले जाएं, उनके खिलाफ रहें, ऐसा सब करें, बट उनका ही एक मिलिट्री बना देना, इंडियंस को ही मिला के उनके अगेंस्ट लड़ाने के लिए, ये ब्रिटिश उन्होंने जापान ने नहीं सोचा था। देखो, जापान के लिए भी अच्छा था कि जापान तो जीतना ही चाहती थी, इंडियंस के लिए भी अच्छा था कि वो वहाँ से भागेंगे। अब ये एक अलग डिबेट हो जाती है कि जापान इंडिया को भी कॉन्कर कर लेती तो क्या होता, अगर इतने टेरिटरीज जीत रही थी, पूरी नहीं, चलो कुछ रीजन तो कर ही लेती, तो अगर ऐसा होता, पर वो हुआ नहीं। वैसे भी अगर होता तो क्या होता, हम क्या ही कह सकते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट होल स्टोरी, पर हुआ था अंडमान निकोबार की, हम आगे कहानी पढ़ते तो समझेंगे, ठीक है। हाँ, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर POWs वर हैंडेड ओवर बाय द जापानीज टू मोहन सिंह who induced them in the saving। अब जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने इंडियंस आए थे उनको जेलों में डाला हुआ था। अब जेलों जो POWs होते हैं ना, जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं, उनकी बहुत दिक्कत होती है, उनको खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, जेल में जेल का पूरा प्रबंध करो, वो बहुत पैसा लगता है। तो उन्होंने ऐसा एक अलग चीज़ सोची, जितने भी इंडियन प्रिजनर्स थे सारे मोहन सिंह के अंडर दे दिए, और जो विलिंगली आना चाहे, जैसे तुम एक फॉरगॉटन आर्मी है, ठीक है, अमेजॉन पे सीरीज़, ठीक है, नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने वो देखी थी तो मुझे उसके बाद ही इंटरेस्ट पड़ा था इस INA वगैरह की स्टोरी पढ़ने में, ठीक है। तो तब क्या हुआ था, उसमें ऐसा दिखाया हुआ है कि स्पीच देते थे, मर्जी है, मैं ऐसा किसी को फोर्स नहीं किया था, तब भी ऐसे सोच रहे थे लोग, तो हो सकता, ठीक है। सो मोहन सिंह एंड रास बिहारी बोस, ठीक है, अभी तक यही आए हैं। सुभाष चंद्र बोस अभी जापान नहीं आए। द फॉल ऑफ सिंगापुर वॉज क्रूशियल फॉर दिस, अबाउट 45,000, पहले तो थोड़े थोड़े आते थे, 100 200 100 200 100 200। सिंगापुर जब जापान के हाथ लग गया, तब क्या हुआ, 45,000 इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स आ गए, कहाँ, मोहन सिंह स्फीयर इन द इन्फ्लुएंस, उनके अंडर। By the end of 1942, 40,000 men expressed their willingness to join the INA and were made clear at meetings of the leaders of the Indian community and of the Indian army officers that INA would go in action only on the invitation of Indian National Congress and the people of India। उन्होंने कहा कि एक्शन में तभी जाएगी, लड़ने तभी जाएगी जब कांग्रेस साथ देगी, ठीक है, कांग्रेस उधर से हरी झंडी दिखाएगी, ऐसे तब उस टाइम पे ये इन्होंने बोला था कि हम ऐसे लड़ना नहीं है एग्जाम से जाके ऐसा कुछ करना उस टाइम पे, ठीक है। अब द टोक्यो कॉन्फ्रेंस, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट इन सेंस ऐसा नहीं पर कंफ्यूजिंग ज़्यादा, टोक्यो और बैंकॉक, बैंकॉक, BANGKOK ऐसे ही होता है, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। सो अब टोक्यो तो तुम्हें पता है, टोक्यो ड्रिफ्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस, टोक्यो जापान। It was mainly due to Rash Bihari Bose effort that a conference was held at Tokyo from 28 to 30 March 1942, ठीक है। अब जो सुभाष चंद्र बोस थे ये जुलाई 1940 में अरेस्ट हुए थे, एंड उसके बाद ही को थोड़ा बहुत भाग गए थे, ठीक है, मतलब 6-7 महीने, मतलब 41 में, ठीक है। तो 41 में वो यहाँ से निकल गए थे, ठीक है, कब, 1941 में, ठीक है। तो ये चीज़ कब की है, ये 42 की बात कर रहे हैं अब हम 42 इधर पहुँच गए हैं। यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई
बहुत सारे काफ़ी इंडियंस के लोग जो बाहर के डेलीगेट्स थे वो सब मिले और उन्होंने क्या 3 चीज़ें हुई। टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, INA की बात नहीं हुई अभी। To form under the overall command of the League and Indian National Army, that is an army for the Indian liberation, to hold a conference at Bangkok to consolidate its decisions। 3 डिसीजन लिए गए, 3 चीज़ें बोली गई। पहला, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को स्ट्रेंथन किया जाए, एक्सपैंड किया जाए और बंदे भर्ती करी जाए। अब ये जो थी ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तुम कह सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है, ये मिलिट्री नहीं थी, इसका एक पार्ट था INA, इसका एक पार्ट था INA, समझ रहे हो। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पूरी एक लीग थी, ठीक है, जिसमें लोग आते थे, डिस्कशन करते थे, बैठते थे, लाइक कांग्रेस, ठीक है, काइंड ऑफ। तो वो हो रहा था बाहर। अब वहाँ पे INA आती है, मतलब उन्होंने कहा एक आइडिया लेके INA भी लेके आई जाए, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाए बाहर, इंडिया के बाहर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जा रही है और इसके जो इंडिया के लोग हैं जो फौजी वगैरह वो सब आके लड़े, ठीक है, हमें क्योंकि मिलिट्री चाहिए। तुम्हें कहा सुभाष चंद्र बोस और ये जो लोग थे, ही वॉज नॉट कि हम बोल देंगे, ठीक है, प्रे कर देंगे, ये कर, आर्मी साथ में हमारी चलेगी, हम ठीक है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पर आर्मी हमारी है साथ में, ठीक है। और तीसरा डिसीजन यही था कि हम बैंकॉक में फिर मिलेंगे, इसको पक्का करेंगे इन डिसीजंस को। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1942 में ही हुई, वो 15 जून से जून 23 तक। अभी जो एग्जैक्ट डेट होती है ना 15 से 23 ये नहीं आती, ठीक है। मोर देन 150 डेलीगेट्स फ्रॉम मलाया, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, हांगकॉन्ग, मलेशिया एंड जावा वाज प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस। इट पास्ड अवे मेनी रेजोल्यूशंस, बहुत मेनली 4। इन्विटेशन टू सुभाष चंद्र बोस टू कम फ्रॉम यूरोप टू लीड दिस मूवमेंट, पहला तो सुभाष चंद्र जी को बुलाते हैं ये मूवमेंट को लीड करें, ठीक है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ एक्शन टू कंट्रोल एंड गाइड द होल मूवमेंट, काउंसिल ऑफ एक्शन बनाई जाए, ठीक है, इसके अंडर ही कि पूरी जो मूवमेंट है इसे लीड किया जाए, कैसे लीड करना है पूरा ऐसा, ठीक है। इलेक्शन ऑफ राज बिहारी बोस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, उस जो बनाएंगे हम, ठीक है, काउंसिल बनाएंगे काउंसिल ऑफ एक्शन, उनके प्रेसिडेंट राज बिहारी बोस हों। चौथा डिसीजन, अपॉइंटमेंट ऑफ मोहन सिंह एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के कौन हो कमांडर इन चीफ? मोहन सिंह। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में जो कॉल टू एक्शन काउंसिल बनाएंगे उनके कौन हो? राज बिहारी बोस। और सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया जाए टू लीड दिस मूवमेंट, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं, मूवमेंट को, ठीक है। अब ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करता, आगे हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब INA में क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? एज वी स्टडीड अर्लियर इन दिस चैप्टर, सुभाष चंद्र बोस वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड लीग। आफ्टर evading the British authorities, Bose led the freedom struggle outside the countries. The active phase of the INA began when Subhash Chandra Bose arrived at Singapore in July 1943 by German and Japanese submarines. अब क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अंदर जितना इंडिया के अंदर किया वो तो हमें पता है, फिर वो वहाँ से निकल के बाहर भी उन्होंने इंडिया के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया। अब पहले बाहर जाके जो सब हुआ तुम्हें पता होगा ना, कहानियाँ, हिटलर से मिलने गए थे एंड वो सब हुआ था। अब हिटलर का क्या था कि एक तो ये भी कहानी सुनी होगी कि पहले अपने बंदे भेजे अलग अलग तरीके, मतलब अपने बहरूपिये भेजे और हर कोई वही लोगों से बात करता था। असली आज तक हिटलर बहुत कम लोगों से मिला था, ठीक है, जितने बहुत बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर आ जाए, ठीक है, नहीं मिलता था। ऑब्वियसली सेफ्टी वगैरह एक चीज़ होती है, तो वो आके हाथ मिलाते थे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे असली से मिलना है, असली से मिलना है। ऐसे 7-8 आए, वो कहते नहीं। फिर फाइनली असली हिटलर आए तो उन्होंने पहचान लिया, साथ में उन्होंने कहा कि हेलो माई सेल्फ, ऐसे इंट्रोड्यूस किया। तो फिर उन्होंने पूछा क्या तुम्हें कैसे पता लगा? फिर उन्होंने कहा कि बाकी सब ऐसे हाथ मिला रहे थे, हिटलर जैसा मैंने सुना है, हिटलर ऐसा हाथ मिला रहा है, पहले तो कभी नहीं ऑफर करेगा ऐसा हैंडशेक, तो ऐसा था कुछ, ठीक है। एनीवेज, अब वो तुम कहोगे जर्मनी से कैसे आई जापान? जर्मनी तो पता इधर है, इधर मतलब वर्ल्ड का मैप सोच लो कैसे, ठीक है, जर्मनी और इधर जापान जाके आता है, तो कैसे? पहले तो जर्मनी से यहाँ तक एक यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यूरोप के नीचे बिल्कुल, एक सबमरीन में आए, ठीक है, कौन सी था? जर्मन सबमरीन में, और वहाँ से जापान की सबमरीन आके उनको लेके गई। इससे पहले पूरे वर्ल्ड वॉर में अभी तक नहीं हुआ, और पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में कभी भी, इसके बाद भी नहीं, ठीक है। सबमरीन के जरिए एक नॉर्मल बंदे को, नॉर्मल मतलब जो आर्मी वाले हैं वो तो जाएंगे, ठीक है, नेवी वाले सॉरी वो तो जाएंगे ही, बट उनको ऐसे ट्रैवल नहीं किसी को भी कराया गया, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस गए थे, ठीक है। तो और मतलब ब्रिटिशर से बच के ऐसे, क्योंकि लैंड से जाना तो इतना पॉसिबल था नहीं, प्लेन तो ऐसे उस टाइम पे क्या नहीं थे, ठीक है, मतलब वो फाइटर वाले होते थे बट इतने वो नहीं, समझ रहे हो। 2 days later he officially took the charge of the Indian Independence। मैं तुम्हें कहा टाइम नहीं है, 2 दिन बाद ही he took charge of the Indian Independence League, पूरी इंडिपेंडेंस लीग he took charge, ठीक है। एंड बोस वॉज ग्रीटेड एज नेताजी। वहाँ पे जो आए फिर उनका असली में नेताजी बोला गया, पहले सुभाष जी होता है, ठीक है, नेताजी द ग्रेट लीडर। इन अगस्त 1943, हम 1943 पे आ गए हैं, 1943,
ठीक है जी, अगस्त 1943 ही टुक चार्ज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड बिकेम ए सुप्रीम कमांडर। 43 में he took charge of the Indian National Army as well and became a supreme commander. He set up the INA headquarters in Yangon and in Singapore began to recognize the INA. Recruits were made from the civilians. A women's regiment called Rani Jhansi regiment was led by Dr. Lakshmi Swaminathan and recruitment and training camps were opened in the large number to cope up with the rush of volunteers offering themselves for the INA. बहुत लोग आए, बहुत लोग सही में, तो उनको पूरा ऐसा बनाना गया था। ठीक है, फॉरगॉटन आर्मी में वैसे मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ नॉट स्पॉन्सर्ड, उसमें काफ़ी दिखाया गया, बहुत जनता हुई थी, बहुत। ठीक है, एंड मतलब यही था बेसिकली, जैसे मैंने तुम्हें कहा, एक साल बाद फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने असली में प्रिसाइड किया INA वगैरह, पहले तो वही सब कर रहे थे। ठीक है, मोहन सिंह एंड राष्ट्रीय हरि बोस, सब कुछ। ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थे INA के। ठीक है, ये कई बार आ जाता है, 5 के 5 नहीं पूछते कभी भी। ठीक है, ये 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे मैक्सिमम। टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड फाइट द ब्रिटिश आर्मी विद मॉडर्न आर्म्स, असली हथियारों से, मॉडर्न आर्म्स के। Since it was not possible for the Indians to organize an armed revolution from their homeland, the task must be assigned to the Indians living abroad, particularly living in the East Asia. कि ईस्ट एशिया सबसे पास था ना, उधर से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा दूर है, और ठीक है इधर पास भी है और इधर कंट्रोल भी है जापान का, तो सपोर्ट भी मिल सकती है उनसे। तो फिर उन्होंने कहा इस साइड से करेंगे, इंडिया के अंदर करने में बहुत कम पॉसिबल है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन ऑर्डर टू मोबिलाइज ऑल द फोर्सेज इफेक्टिवली। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट हम आगे पढ़ते हैं, पूरे पेज, पूरा आधा पेज उसके बारे में ही। ठीक है, total mobilization of Indian manpower and money for total war. The motto of the INA was unity, faith, sacrifice. Unity, faith, sacrifice. तुम अच्छा ये आ गया ना, मैं अभी नहीं डालूंगा, आगे आएगा। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। The INA was a revolutionary army. It was unique in its own way, and unlike many other armies engaged in the global war, it was an army organized on the foreign soil, hundreds of kilometers away from its motherland. It was dependent on foreign powers of plane, tanks, artillery, rifles, ammunition, and even lorries for the transportation of soldiers to the front. It depended upon the patriotic favor of the nation. तो अलग-अलग इंडिया के लिए इतनी बड़ी आर्मी बनाई गई, इंडिया से इतने हज़ारों किलोमीटर दूर किसी और देश पे। ठीक है, वहाँ पे इंडियंस इकट्ठे हुए, इंडिया में तो इंडियंस मिलेंगे, वहाँ पे इतने इंडियंस, विलिंग इंडियंस कि हम लड़ेंगे देश के लिए, वहाँ पे मिले कि इंडिया के लिए हम लड़ेंगे। और खाने वगैरह के लिए वहाँ के जो थोड़े अमीर इंडियन, थोड़े बहुत वेल ऑफ इंडियंस थे, उन पे डिपेंड करना, एंड वहाँ के जो बाकी देश थे उनकी पूरी सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वैसे बनी ये INA। ठीक है, पर उस ये सब चीज़ें तो ठीक है, पर सबसे बड़ी एसेट थी कि लोगों का अपने आप को सेक्रीफाइस करके देश के लिए कुछ बड़ा करने का, मतलब देश को आज़ाद करने का, कुछ करने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने का जुनून, उनका जज्बा, मेन चीज़ ये थी, बाकी सब तो सेकेंडरी था। ठीक है, अगर यही नहीं होता तो जितना भी खाना ले आओ, जितने भी देशों का सपोर्ट ले आओ, देशों के सपोर्ट आ जाएंगे, उनके बंदे थोड़ी आएंगे, वो अपना हथियार भेज देंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे जी हमारी इधर World War II लड़ाई चल रही है, कोई बात नहीं, हम अपने 20,000 सोल्जर्स इधर भेज देते हैं, ये तुम लड़ लो, तुम लड़ा लो इनको। कोई नहीं करता भाई साहब, जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं। उस टाइम पे तो वैसे ही वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, अब भी नहीं है, अब भी कोई एलाइज होते हैं, दोस्त कम ही होते हैं। बाकी मैं ऐसे बात करूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ 2-3 सालों से। सुभाष चंद्र बोस वॉज सेट अप ऑन प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्टूबर 1942 इन सिंगापुर। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने काफ़ी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस ने। एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट हमेशा बोल देते हैं कि उस जगह, उस साइड से जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी सरकार ने, ऐसे ये तुम कह सकते हो इंडिपेंडेंस लीग के बीच में। ठीक है, तो वो सब था। अब आज़ाद हिंद फौज तुम कह सकते हो, INA को आज़ाद हिंद फौज भी बोल देते हो। इन 1944 44 आ गया, सुभाष चंद्र बोस शिफ्टेड टू द हेडक्वार्टर्स टू प्रोविजनल गवर्नमेंट। उन्होंने रंगून शिफ्ट कर लिया, 44 में इसके हेडक्वार्टर्स रंगून में शिफ्ट कर लिए गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब थोड़ा सा ही सिर्फ एक बॉर्डर्स रह गए थे इंडिया और सुभाष चंद्र बोस जी और उनकी आर्मी के बीच में। ठीक है, सो द प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, जापान हैंडेड ओवर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जापान ने कॉन्कर करके इंडिया को दे दिया था। उसने थोड़ी देर के लिए रीनेम कर दिया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स। ठीक है, तो ऐसा कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस गेव द कॉल टू हिज सोल्जर्स, गिव मी ब्लड एंड एक्शन। तुम मुझे खून दो एंड तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मज़ा। ठीक है, हिज बैटल्स क्राइड वर दिल्ली चलो चलो दिल्ली एंड हिज जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, तो वो सब। अब अचीवमेंट्स ऑफ द INA नेताजी, क्या क्या अचीव किया उन्होंने। ठीक है, चीज़ें अब जैसे मैंने कहा ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का वो था। ठीक है, काफ़ी बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे काफ़ी मतलब एट्रॉसिटीज़ या फिर तुम कह सकते हो काफ़ी क्या बोलते हैं उसे, मतलब जुल्म किए गए थे जापानीज़ के द्वारा।
पहले उसके बाद इंडियन ने प्रेसाइड ओवर किया था, पर वो भी सिर्फ नॉमिनल था। किसी ने आवाज़ उठाई तो एक इंडियन बहुत बड़े लीडर को मार दिया गया था वहाँ पे। तो जापान ने कैसा किया था। और जापान का उस टाइम पे ये भी था कि जब वो मतलब इंडिया ने सपोर्ट तो ली थी उनकी, बट उस टाइम पे ये भी माना जाता था कि जापान अब थोड़ी बहुत एक तरीके से गलत भी है। अब गलत कैसे है कि जब उन्होंने चाइना पे टेक ओवर किया था, पूरे चाइना पे नहीं, मंचूरिया वाले पार्ट पे एंड कुछ है, मतलब अब मुझे मैप थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आंखों के सामने, बट मैं ऐसे एग्जैक्ट बता नहीं सकता। ठीक है, वहाँ पे किया था, पूरा एनेक्स कर लिया था उसको, पूरा हड़प लिया था। अब वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अट्रॉसिटीज़ दी थी, मतलब रेप किए उन्होंने बहुत ऐसा, मतलब ग्रेट, पता नहीं उसे क्या बोलते थे, मुझे याद नहीं, ग्रेट तो नहीं, खैर मतलब बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे। ठीक है, पूरे के पूरे टाउन्स वगैरह को जला दिया जाता था, लोगों को मार दिया जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था, रेप किया जाता था, मतलब बहुत कुछ किया था उस टाइम पर। ठीक है, तो वो एक काफ़ी नेगेटिव व्यू पॉइंट देखा जाता था कि जापान वैसे तो इंडिया का सपोर्ट कर रही, ठीक है, पर यहाँ पे उन्होंने बहुत गलत किया। तो इंडिया को डर भी था कि हम ब्रिटिशर से छूटते छूटते जापान के अंडर ना आ जाए। तो वो भी एक, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, वो भी एक चीज़ थी। अब आईएनए ने काफ़ी चीज़ें करी, ठीक है, काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी कुछ किया, जैसे उनका बहुत बाहर करना, ये सब बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड आईएनए कैप्चर्ड मोंडोक एन आउटपोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया ऑफ चिट्टॉग एंड एडवांस ऑफ फ्रंटियर ऑफ इंडिया। उन्होंने क्लैंग के काफ़ी मिलिट्री पोस्ट कर लिए कैप्चर। द आईएनए gave a tough fight at the British forces in the Assam hills and succeeded in capturing Uttral and Kohima. They raised the tricolor flag for the first time on the liberated Indian soil on March 19, 1944 मार्च 19 में पहली बार इंडिया पे उन्होंने जो इंडिया का ट्राइकलर फ्लैग है ना, ट्राइकलर फ्लैग, और बीच में तब चरखा था, ठीक है, तब वो नहीं था, उसे क्या किया, रेस किया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे किया। ठीक है, अब भी वो आ रहा है ना, हर घर तिरंगा। कल ही है वैसे इंडिपेंडेंस डे, अगर मैं कल वीडियो नहीं, मैं कोशिश रहेगी बनाने की, पर अगर नहीं हुई तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड चलो बात करते हैं फेट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी। अब ये जो विक्ट्री थी पर शॉर्ट लिफ्ट थी। वहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हारने लग गई। ठीक है, जो जापान थी वहाँ पे अमेरिका ने अटैक कर दिया वो, उसके बाद थोड़ी देर बाद हिरोशिमा नागासाकी भी होगा वगैरह सब। ठीक है, तो मतलब वो हार गई। तो अब जब वो अपना ही वॉर हार गए तो उनका सपोर्ट तो वैसे ही चला गया, तो जितनी आर्मी थी वो वापस चली गई। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या हुआ कि उन्होंने ही पहले रोका था कि इम्फाल में तुम रुक जाओ, वहाँ पे बारिशें शुरू होगी। तो मैं बता रहा मिजोरम वाली साइड पे बहुत बारिश होती है, तो इम्फाल में भी काफ़ी थी। तो इतनी बारिशें वहाँ पे डायरिया फैल गया, ये वो लोग कीड़े पड़ने लग गए सोल्जर्स के। वो ब्रिटिश अब इतना जापान की वजह से हम रुके, जापान वापस चला गया, वहाँ पे खाना नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। वहाँ पे इतनी देर इंडियन सोल्जर्स रहे थे, पर फिर भी जो उनके सपोर्ट के बिना फिर हम देवर 3 किलोमीटर में इम्फाल में, तो जापानीज एट विड्रीव। ठीक है, एट द सेम टाइम द रेनी सीजन सेट इन रंगून वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। द आईएनए सोल्जर वर डिसआर्म्ड इन द मेड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जो आईएनए जो तुम्हें कहा ना वहाँ से आ गए थे लड़ने, उनको कैप्चर कर लिया गया था, फिर से प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया गया था। द सरेंडर ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द August 15, 1945 सील्ड द फेट ऑफ द आईएनए ऑल्सो। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था। एंड 15 अगस्त का ये एग्जैक्ट डेट को ही हमें आज़ादी मिली। कुछ रिश्ता लग रहा है। अब ये कहा जाता है कई बार कि इसको देखा गया कि मतलब उन्होंने किया था, तो फिर ये डिसाइड तो उन्होंने किया था ना बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कि हम कब आज़ाद करेंगे एग्जैक्ट डेट। तो वो कुछ ऐसा था कि वो मानते थे उनकी जीत, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था। मे बी नॉट, मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था, कोई ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मत मान लेना। नेताजी लेफ्ट रंगून फॉर बैंकॉक, देयर आफ्टर ही फ्लू टू टोक्यो वेयर वाइल ही वॉज ऑन द वे टू टोक्यो ही सेड वे टू रीच अ फैटल इंजरी। तो मैं बता अब यहाँ से जब वो वापस आने लगे तो नेताजी ने रंगून छोड़ दिया। रंगून से पहले वो गए बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक से फिर उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी कहाँ की, जापान की। जापान में कहाँ, टोक्यो ना, कहाँ गया, हाँ टोक्यो की। अब इस फ्लाइट के बीच में ही यहीं पे कहीं ऐसा माना जाता है कि उनका क्लैश हो गया, जो भी हुआ, एंड फैटल इंजरीज हुई, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई, ऐसा रिपोर्टेडली माना जाता है। काफ़ी थ्योरीज ये हैं कि वो जापान में रहे, ऐसा उन्होंने जान के दिखाया था। काफ़ी थ्योरीज ये है कि वो इंडिया आ गए थे गुमनामी में बन के और वहाँ पे रहे। काफ़ी थ्योरीज है कि वो ही मतलब सही में ही डाइड, पर कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं, अभी तक कुछ किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, इसमें काफ़ी डिबेट भी हुई थी जब उनको भारत रत्न देने का ऐसा सोचा था 1992 में आई थिंक। तो उनका था कि हम भारत रत्न देते हैं, ऐसा सम्मान करते हैं, पर वो शुरू हुआ था 1954 में भारत रत्न अवार्ड्स। तो लोगों ने एक वो जताया कि अगर उनकी डेथ 1954 से पहले हो गई थी तो क्यों दे रहे हो, और अगर उनको देना ही है तो जो बहुत बड़े लीडर्स हैं और जो लीडर्स हैं, ठीक है, अब जो उनसे पहले डेथ हो चुकी है जिनकी, भगत सिंह है, वो अलग अलग लीडर, उनको क्यों नहीं मिल रहे, या तो उनको भी दो। अब मैं ये नहीं कह रहा कौन से किसने कम कंट्रीब्यूट किया किसने ज़्यादा किया, बट ऐसा लोग मानते थे उस टाइम पे। एंड वैसे भी इन लोगों को यार ऐसा अवार्ड के लिए तो कुछ किया भी नहीं था, देश के लिए किया था, वो उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया कि देश आज़ाद करके। पर लोगों ने उस टाइम पे कहा, अब लोग कहते हैं अगर तो ये चीज़ नहीं है, 54 के बाद डेथ हुई है,
पहली बात तो कोई सबूत ही नहीं है उनकी डेथ हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कुछ नहीं पता ना, या तो कुछ बताया नहीं गया, कुछ नहीं पता, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मे बी हो भी सकता है, मे बी ना हो, हमें क्या पता। तो कुछ था, ठीक है। तो उस टाइम कभी अनाउंस कर दिया था उनको अवार्ड देना कि पोस्ट ह्यूमरली कुछ ऐसा होता है कि उनके मौत के बाद, ठीक है, उनकी शहीदी के बाद ऐसा कुछ उनको अवार्ड देना। तो वो हुआ था क्या, नहीं हुआ था, हाँ सॉरी, अनाउंस कर दिया गया था, पर कभी ऐसे एसेट्स दिया नहीं गया था कि प्रेसिडेंट ने ऐसे दिया उनके किसी घर वाले को या कैसे भी नहीं। इम्पैक्ट ऑफ द आईएनए ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा, ठीक है। तो रेवोल्यूशन तो देखो शॉर्ट लिव थी, तो मैं कहा कि मतलब 1942 में शुरू हुआ एंड काफ़ी कुछ हुआ, तो मैं जल्दी हुआ सब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सब हुआ, जो लीडर्स थे पहले तो उनको जेल में डाल दिया गया, फिर आईएनए इंस्पायर्ड अपराइजिंग एंड आर्म्ड फोर्सेज, जो इंडियन नेवल रेटिंग, आप तो चले गए, ठीक है, नेताजी कहाँ है किसी को नहीं पता, बट उन्होंने जो जज्बा पैदा कर दिया था ना, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर उसी के बाद जो इंडियन नेवल आर्मी है उन्होंने काफ़ी ऐसे कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, काफ़ी कुछ फिर हुआ कोलकाता, चेन्नई, कराची में। उन्होंने मतलब ब्रिटिश सरकार की ऐसे हिला के रख दिया नीचे से, उनको ऐसे पूरा हिला दिया कि भाई हम नहीं रह सकते, वैसा नहीं, ठीक है। तो ऐसा हुआ, एक नया स्ट्रगल शुरू हो गया कि जो अरेस्टेड थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो उनको सजाए मौत नहीं दे सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने विद्रोह किया, कांग्रेस को लगा कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का सपोर्ट जीतना ही था। अगर अभी भी आज़ादी मिली नहीं थी भाई, बहुत पास थी, मिली नहीं थी, 1945 की बात है ये, ठीक है। तो वो सब होने लगा। ट्रायल कहाँ पे हुआ था, रेड फोर्ट में, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े लीडर जैसे शानवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों एंड प्रेम सहगल, ऐसे लोगों का ट्रायल होना था, ठीक है। The people welcomed them as the national heroes. Demonstration demanding their release were held over the country. ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कोई टाइम नहीं था कि यार इंडियन ओपिनियन को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, अगर कर दिया फिर दिक्कतें हो जाएंगी, अभी हम छोड़ के जा रहे हैं। एंड में जाते जाते तो एक अच्छी इमेज बना ले, तो उनका कुछ ऐसा था, उन्होंने उनको फैटल कुछ ऐसा नहीं कहा, मतलब जेल में रखा बट मारा, ऐसा फांसी की सजा ये वो नहीं दी, ठीक है, इस डर में आके, दबाव में आके। द आईएनए सेट एन इंस्पायरिंग एग्जांपल ऑफ पैट्रियटिज्म, द हीरोइक डीड्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ सोल्जर्स ऑफ आईएनए टू पॉलिटिकल कॉन्शियस अमंग द इंडियन फोर्सेस। द ब्रिटिश नाउ रियलाइज दैट दे कुड नॉट रिलाई ऑन द इंडियन फोर्सेस टू कंटिन्यू द रूल इन इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडियन लोगों को हम रिलाई नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए लड़ेंगे, अब ये अपने लिए लड़ेंगे, भाई इनको समझ आ गई है। सो यार दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। एंड कल आज़ादी है, तो लेट अस रिमेंबर यार, हमारे ऐसे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने इंडिया के लिए इतना कुछ किया, इंडिया की धरती पे किया, इंडिया की मतलब बाहर जाके फॉरेन ग्राउंड्स पे किया इतना कुछ। एंड कोई भी तुम्हारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो, कुछ भी मानते हो कि तुम कहो कि गांधी जी सही थे, तुम कहोगे कि नहीं जी ये सही था, वो सही था, वो सही था, कोई भी हो, बट लेट अस शो रिस्पेक्ट कि कुछ तो किया, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ही है ना उन्होंने। अब जिनके बिल्कुल ही पर्सनल मोटिव्स थे, लेट्स मतलब हमें नहीं पता है, हम तो एज्यूम ही कर रहे हैं कौन सही था कौन गलत था क्या था, बट हाँ दिस वॉज द योर चैप्टर। एंड कुछ ज़्यादा कम बोल दिया हो तो आई एम सॉरी। एंड अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, मुझे कमेंट करके बता दिया करो अगले क्या चाहिए, ज़्यादा जल्दी क्या चाहिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि आप पर्सन आस्क्ड मी कि मेरे पेपर आने वगैरह तो वीडियो बनाओ, सो हियर इज़ द कमेंट। सो या दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।